एवरीवन, हम इसमें बीएससी सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट चैप्टर है बॉटनी का टेक्सोनॉमी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने इस पूरे चैप्टर को काफ़ी पार्ट्स में बांटा है। ये हमारा पहला पार्ट है। इसमें सिर्फ हम इंट्रोडक्शन बेसिक जो अपना स्टार्टिंग है उसको ध्यान देंगे। इसमें आपको सबकी जो बेसिक चीज़ें होती हैं कि ये क्या होता है, इन सब के बारे में पता चलेगा। आप इन जितने भी पॉइंट्स हैं आप इनको नोट कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं बुक के हमने वही उठाए हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं सिस्टमैटिक बॉटनी क्या होती है। तो जो सिस्टमैटिक बॉटनी होती है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब विज्ञान का एक क्षेत्र है। उसमें क्या होता है, इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, बांटना। ठीक है, तो ये जो सिस्टमैटिक बॉटनी है, इसमें हम प्लांट जितने भी पौधे हैं उनको हम कैसे क्लासीफाई करेंगे उसके बारे में पढ़ते हैं। सिस्टमैटिक का ही मतलब होता है डिवीजन करना। ठीक है, उसको डिवाइड, अलग अलग कैटेगरी में बांटना। इसमें हम सिस्टमैटिक बॉटनी पढ़ रहे हैं। बॉटनी का मतलब प्लांट से होता है, तो ऑब्वियसली किसका क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, प्लांट्स का। ठीक है, इट एम्फेसिस ऑन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है, ये कहता है सेकेंड पॉइंट कि ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पे बेस्ड हम क्लासिफिकेशन करते हैं। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है ओरिजिन के बेसिस में, कि मतलब वो जो पेड़ है, मतलब जैसे मान लो हम लोगों ने कोई भी पेड़ ले लिया, ठीक है, तो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, मतलब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बेसिस में हम क्लासिफिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं। फिजियोलॉजिकल रिलेशनशिप का क्या मतलब है, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन आर बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस। मतलब कि जैसे दो पेड़ हैं, अगर दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोज हैं तो हम उनको एक ग्रुप में रख देंगे, पर अगर अलग अलग हैं तो हम उनको अलग अलग ग्रुप में रखेंगे। अगर दो चीज़ें बहुत समान हैं तो उससे हमको क्या समझ में आता है, अगर दो चीज़ें बहुत क्लोज हैं तो उससे क्या समझ में आता है, एक ही एंसेस्टर जो है, एक ही उनका फादर रहा होगा, एक ही पेड़ से वो इवॉल्व हुए होंगे। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम उसमें सिर्फ क्लासिफिकेशन नहीं करते, हम उनका नामकरण भी करते हैं। मतलब सिस्टमैटिक बॉटनी एक ऐसी ब्रांच है जो हमको सिखाती है कि प्लांट जो हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसे करना है, उनको डिवीजन कैसे करना है, और दूसरी चीज़ ये सिखाती है कि उनका नाम कैसे रखा जाए, जितने भी पेड़ हैं। ठीक है, ये आपको दिखा हुआ है कि नोमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है। आप ये सारे पॉइंट नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो सिस्टमेटिक, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, इसके जो बेसिक एम है, इसको क्यों यूज़ करें हम, ये हमको क्या बताएगा। ठीक है, तो पहला चीज़, टू नो वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ विद द नेम, जोग्राफिकल लोकेशन, हैबिटाट एंड इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। पहला तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका एम है, वो ये है कि इसका उद्देश्य, हिंदी में कहते हैं इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य ये है कि जितने भी धरती में पेड़ पौधे हैं उनके बारे में हमको नॉलेज हो कि कितने हैं, उनका नाम पता हो कि क्या क्या नाम है, और उनका इकोनॉमिक बेनिफिट हमको पता हो। कि जैसे मान लो हमारे पास आम का पेड़ है, हमको पता चल गया कि धरती में आम का पेड़ है, तो हमको पता होना चाहिए कि हम आम खाने में इस्तेमाल करते हैं, उनकी लकड़ियों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे नीम का पता चल गया। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा मेन एम क्या है कि जितने भी पेड़ पौधे हैं इस दुनिया में उनके बारे में हमें पता हो कि चलो ठीक है ये सब हैं। दूसरी चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए कि उनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, और जोग्राफिकल लोकेशन और उनका नाम। जोग्राफिकल लोकेशन का क्या मतलब है, जैसे तुमको पता चल गया कि ठीक है सेब के पेड़ उगते हैं, पर तुमको यही नहीं पता कि कहाँ उगते हैं। ठंड में तो तुम पता चले नॉर्थ इंडिया में डेजर्ट में या फिर कहीं पे ऐसे रेगिस्तान पे तुम सेब का पेड़ उगा रहे हो तो नहीं उगेगा। क्यों, क्योंकि वो ठंड में उगता है। तो हमको इनका भी पता होना चाहिए, इन जो बेसिक नीड है, जो बेसिक जानकारी है, वो पेड़ के बारे में हमको पता हो, इसलिए सिस्टमैटिक बॉटनी पढ़ी जाती है। दूसरा, टू प्रिपेयर अ रेफरेंस सिस्टम फॉर द प्लांट वेयर साइंटिस्ट कैन वर्क फॉर न्यू रिसर्च। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जैसे कि अगर हमको पता होगा कि एक पेड़ है, ठीक है, जैसे हमको पता है कि आम का पेड़ है, तो हमको पता है वो कैसा दिखता है ना, हमको पता है कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं, हमको पता है उसकी जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, कहाँ उसको उगाया जा सकता है। तो कोई जो साइंटिस्ट है वो ईजिली उस पर काम कर सकता है, क्योंकि हमको पता है कि जैसे आम का पेड़
नॉर्थ इंडिया में हो जाता है, एमपी यूपी इन सब जगह पे हो जाता है, तो वो आराम से ग्रो करके पढ़ सकता है ना। तो क्या होता है, इससे तुम्हारी रिसर्च को थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है। अब उसको हर जगह ग्रो करके नहीं देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ग्रो हो रहा है। जब वो ग्रो होगा तो उसको वो हर चीज़ बेसिक से नहीं पढ़नी पड़ेगी। जितनी इन्फॉर्मेशन हमने सबमिट करके रखी है सिस्टमैटिक बॉटनी में, उसके बाद उसको बेसिक जानकारी उससे मिल जाएगी। तो ये है। तीसरा है टू डिमॉन्स्ट्रेट द डाइवर्सिटी। थर्ड का मतलब ये है कि जितनी भी डाइवर्सिटी है हमको पता होना चाहिए कि अच्छा इस तरह का भी पेड़ होता है ना, इन सब के बारे में हमको पता होना चाहिए। एंड देयर इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स, मतलब ये इस चीज़ को ट्रैक रखने के लिए कि जैसे इंसानों में पहले मंकी हुआ करते थे, ठीक है, फिर उसके बाद एक और आए, फिर चिंपैंजी आए, फिर होमो सैपियंस आए, तो हमको एक लिंक पता है हमारे पहले ये हुआ करते थे। ऐसे ही प्लांट में भी ऐसा नहीं है कि तुरंत फ्लावरिंग, तुरंत एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म्स आए, नहीं, पहले कुछ और आए, ब्रायोफाइट्स टेरोडोफाइट्स आए, उसके बाद ये सब आना शुरू हुआ है ना। तो ये जो एवोल्यूशनरी लिंक है ये भी पता हो, ठीक है, इसके लिए भी बनाया जाता है। और जो नामकरण किया जाता है वो दो में किया जाता है, दो पार्ट होते हैं नाम के। जैसे नॉर्म अभी जैसे इंडियन नाम तुम देख लो, है ना, तो उसमें भी दो पार्ट होते हैं। एक उसका नाम जिससे उसको जाना जाता है, दूसरा हो जाता है उसका सरनेम, ठीक है। ऐसे ही जो नोमेनक्लेचर किया जाता है प्लांट्स का, उनके भी दो पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है जीनस और दूसरा होता है स्पीशीज़, ठीक है, ये याद रखना। अब एक चीज़ ये याद रखना कि नामकरण क्यों ज़रूरी है। तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखो हम लोग हमेशा सोचते हैं कि इसको हम क्यों याद करें, कि आम को मैंगीफेरा इंडिका कहते हैं, सिर्फ आम क्यों नहीं याद रखें। क्योंकि क्या होता है कि इंडिया में तो हम आम बोलते हैं, ठीक है, किसी और जगह पे जाओगे तो कुछ और बोलते होंगे, इंग्लैंड में उसको मैंगो बोलते होंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक दो भाषाएं हैं, चाइनीज़, कोरियन, फ्रेंच, जर्मन, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तो हर लैंग्वेज में उसको अलग अलग बोलते हैं। अब अगर किसी साइंटिस्ट को आम के बारे में रिसर्च पेपर लिखना है, उसने आम डाल के लिख दिया, तो बाकी सारे लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसको फिर से दोबारा पढ़ना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा कि आम का क्या मतलब होता है, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, एक नाम रख दिया जिससे उसको सब जानते हो, ठीक है। जैसे कि निक नेम बहुत सारे होते हैं, पर एक ऑफिशियल नाम रखते हैं लोग, ज़रूरी कि हाँ ये नाम है इसका, क्यों, ताकि उससे सब लोग उसको जानते रहें, कोई कन्फ्यूजन ना हो कि ये किसका नाम है ना। तो एक इसलिए जो नोमेनक्लेचर है वो बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए वो आया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म्स के बारे में। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट। जितने भी आप पेड़ पौधे देखते हो जिसमें फल लगते हैं ज़्यादातर, वो कौन से होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट। आपने हमेशा सुना होगा कि जैसे आम बहुत कॉमन एग्जांपल है। जैसे आम के जब फूल लगते हैं तो लोग कहते हैं उनके फूल मत तोड़ो, क्यों, क्योंकि वही फूल इवेंचुअली कन्वर्ट होके क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है। तो जितने भी ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें फूल लगता है उसको हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म, ठीक है। इस किंगडम में 300 फैमिलीज़ हैं, 800 जनरास हैं और 3 लाख स्पीसीज़ हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोलता है, दीज आर हाईली इवॉल्व्ड प्लांट, मतलब जितने भी पेड़ पौधे हैं, जैसे क्या कहते हैं, जितने भी जानवर हैं, उन सारे जानवरों में सबसे ज़्यादा इवॉल्व्ड जो जानवर है वो कौन है, ह्यूमन, है ना, वो इंसान है। ऐसे ही जितने भी पेड़ अभी तक हमको मिले हैं, उन सारे पेड़ों में सबसे ज़्यादा इवॉल्व्ड पेड़ कौन सा है, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म प्लांट किंगडम का ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, समझ रहे हो। ये हर क्लाइमेट में मिल जाते हैं और हर हैबिटेट में मिल जाते हैं। तुम चाहे जितने ठंड में चले जाओ वहाँ पे कोई ना कोई एंजियोस्पर्म मिल जाएगा, ठीक है। और चाहे जितनी गर्मी में चले जाओ वहाँ कोई ना कोई एंजियोस्पर्म मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये हर वेराइटी में मिल जाते हैं, हर जगह मिल जाते हैं, ठीक है। ये एनुअल, बाइनियल, पेरेनियल, सब्स, हर्ब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स, कुछ भी हो सकते हैं। ये एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल का क्या मतलब है, एनुअल मतलब जो पूरे साल में सिर्फ एक बार फल देता है, ठीक है। बाइनियल मतलब जो 2 बार फल देता है। पेरिनियल मतलब
जो हर साल फल देता रहता है। एनुअल मतलब जो एक साल दे, बाइनियल मतलब 2 साल, पेरिनियल मतलब मल्टीपल टाइम्स। और फिर एक आता है ये हर्ब सर्ब्स, ये तो जानते होगे, हर्ब सर्ब ट्री सबसे बड़ा होता है ये सब, ठीक है। और क्लाइंबर का क्या मतलब होता है? क्लाइंबर मतलब ऐसी कोई चीज़ जो क्लाइंब करके चढ़ रही हो। आपने बहुत सारे पेड़ ऐसे देखे होंगे जैसे जिनको लताएं कहते हैं, समझ रहे हो, लता वो गोल गोल घूम के चढ़ती है, वही चीज़, ठीक है। दे कैन बी वेरी स्मॉल। दो एग्जाम्पल याद रखना, एक वोल्फिया और एक यूकेलिप्टस। जो वोल्फिया है, ठीक है, वो बहुत छोटा है, बहुत पिन के बराबर छोटा है, पर वो एंजियोस्पर्म है, ठीक है। ऐसे यूकेलिप्टस ये भी एंजियोस्पर्म है और ये बहुत बड़ा है। अराउंड 300 फीट्स की इसकी हाइट होती है, ठीक है। तो ये बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। अब इनके मेन फीचर्स क्या हैं? अब देखो, हम एंजियोस्पर्म क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसके जो हम टेक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं, इसके आगे हमको एंजियोस्पर्म की ही टेक्सोनॉमी पढ़नी है, इसलिए हमने एंजियोस्पर्म पढ़ना शुरू किया, ठीक है। इनके फीचर्स क्या होते हैं? डोमिनेटेड प्लांट, इनमें जो सैपोरोफाइट स्पोरोफाइट जो फेज़ होता है, आपने 11th में पढ़ा होगा, 2 फेजेस होते हैं, ठीक है। उसमें से एक होता है स्पोरोफाइट। जो स्पोरोफाइट फेज़ होता है इसका, वो डोमिनेंट फेज़ होता है, ठीक है। कौन सा फेज़ होता है? वो डोमिनेंट। जो स्पोर से प्रोड्यूस होता है वो फेज़ डोमिनेंट होता है। तो ये जो डोमिनेंट फेज़ होता है ये डिफ्रेंशिएट करता है रूट, स्टेम और लीफ में। इसका क्या मतलब होता है? देखो, जो स्पोर्स होते हैं ना प्लांट में, जो पोलन ग्रेन होती है, ये सब होता है, समझ, ये तो जानते होगे। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो इस स्पोरोफाइट से फर्टिलाइजेशन होता है। वो जो फल बनता है, अगर उस फल को गड़ा दिया जाए तो वो पेड़ बनेगा। स्पोरोफाइट से पेड़ बना, उस पेड़ में क्या है? रूट भी है, स्टेम भी है, लीफ भी है, ब्रांचेस सब हैं, है ना। तो जो स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट फेस है, याद रखना। और वो डिफरेंशिएट करता है रूट, स्टेम और लीव्स में। इनमें वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। सबको पता है कि जो एंजियोस्पर्म है सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, तो उसमें वेस्कुलर सिस्टम मिलेगा। वेस्कुलर सिस्टम में क्या क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम होता है, ठीक है। इनमें माइक्रोस्पोरेंजियोफिल और मेगास्पोरेंजियोफिल होते हैं। अब देखो, माइक्रो, ये लास्ट वाला पहले पढ़ लो, दीज आर हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस का क्या मतलब होता है? हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है। तो उसमें 2 टाइप के स्पोर पाए जाते हैं, एक होता है माइक्रो, एक होता है मेगा। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, तो छोटा स्पोर एक पाया जाता है, एक बड़ा स्पोर पाया जाता है। तो दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, तो ये तो समझ में आ गया कि ठीक है, इनमें हेट्रोस्पोर पाए जाते हैं। किस तरह के? एक छोटा, एक बड़ा। छोटा वाला कौन सा होता है? मेल होता है। तो माइक्रोस्पोर जो होता है वो मेल का होता है, और मेगा स्पोर जो होता है वो फीमेल का होता है। अब जो माइक्रोस्पोर जिसमें रहता है उसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। मतलब जो माइक्रोस्पोर जिसको फिल करके रखता है उसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। माइक्रोस्पोरोफिल का क्या मतलब होता है? मेल गैमेट जिसमें रहे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए तुम? ये इसके फीचर्स हैं, ये याद रखना। एंजियोस्पर्म का जो मेन फीचर, अगर तुमसे कोई पीछे पूछे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, बहुत कॉमन क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार पूछा जाता है। मेन डिफरेंस यही होता है कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनकी सीड कवर्ड होती है, वो फ्लावरिंग होते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। द फर्टिलाइजेशन ऑकर ड्यू टू पॉलिनेशन, मतलब जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, अब ठीक है, मेल माइक्रो बन गया, मेगास्पोर बन गया, तो किससे कैसे? अब ये मेल बना है और ये फीमेल बना है, तो ये ट्रैवल करके तो जा नहीं सकता, चलता तो है नहीं। तो ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र जब होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। याद रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो उसमें कन्फ्यूजन क्या होता है कि एक ये दिया रहता है ऑप्शन कि जब पोलन ग्रेन मेल से एंथर से स्टिग्मा जाए उसको पॉलिनेशन कहते हैं, या पोलन ग्रेन उड़ के कहीं पे भी जाए उसको पॉलिनेशन कहते हैं। तो पॉलिनेशन का मतलब सिर्फ ये होता है ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन। ये जो चीज़ होती है ना, एंथर टू स्टिग्मा, ये हमेशा के लिए एकदम फिक्स नहीं है। पॉलिनेशन का मतलब सिर्फ होता है ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन। अगर ये एंथर टू स्टिग्मा हुई तो ये क्या प्रोसेस हो जाएगी? फर्टिलाइजेशन के कारण की, ठीक है। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है? पॉलिनेशन के कारण। लेकिन ये पॉलिनेशन ऐसा हुआ है जिसमें एंथर से स्टिग्मा ट्रांसफ़र हुआ है। पॉलिनेशन ऐसा भी हो सकता है
जो एंथर से स्टिग्मा ना हो, एंथर से एंथर चला जाए कोई पॉलन ग्रेन, तो उसको भी हम पॉलिनेशन ही कहेंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मैं ट्रेन में बैठ के कहीं गई, ठीक है, अब मुझे जाना भोपाल है। अगर मैं भोपाल चली जाती हूँ या कहीं पे भी जैसे झारखंड, पंजाब, कहीं पे भी चली जाती हूँ, तो वो तो मेरा जाना ही कहलाएगा। मैं यहाँ से झारखंड चली जाऊँ तब भी मेरा कहीं जाना कहलाएगा कि हाँ वो ट्रैवल कर रही है, यात्रा में है। इसका मतलब यही नहीं कि मैं सही जगह ही पहुँचूँगी, है ना? अगर मैं सही जगह पहुँच गई, ठीक है, अगर पोलन ग्रेन सही जगह पहुँच गई तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। पर अगर वो पोलन ग्रेन कहीं पे भी चले जाए तो भी हम उसको पॉलिनेशन कहेंगे, तब भी वो यात्रा कर ही रही है, ठीक है। द फिनोमिना ऑफ, हाँ ये चीज़ याद रखना कि जैसे मान लो ये एंथर आ गया स्टिग्मा के ऊपर, एंथर सॉरी पोलन ग्रेन आ गया ये ओवरी के ऊपर, तो यहाँ पे ये जो लंबा सा ट्यूब गिरता है जो मेल न्यूक्लियाई को कंटेन करता है, उसको हम कहते हैं पोलन ट्यूब। उस पोलन ट्यूब की मदद से जो मेल न्यूक्लियाई है वो फीमेल न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करता है। एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है? 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, जिससे एंडोस्पर्म और किसकी और जो जाइगोट बनता है उसकी फॉर्मेशन होती है। ये भी एंजियोस्पर्म के फीचर्स हैं। तो एंजियोस्पर्म के फीचर्स क्या क्या हैं? पहला, फ्लावरिंग प्लांट होता है। दूसरा, मेगा और माइक्रोस्पोरोफिल बनते हैं, ठीक है। तीसरा ये होता है कि उसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या क्या बनता है? एक जाइगोट बनता है और दूसरा बनता है अपना एंडोस्पर्म, जो फ्लावरिंग, जो आने वाला फूड है उसके लिए खाना स्टोर करके रखता है। अब पढ़ते हैं टेक्सा या टेक्सॉन क्या होता है। हमारी जो मेन टॉपिक है टेक्सोनॉमी, है ना, उसका क्या मतलब होता है? टेक्सा का मतलब होता है अ रैंक, ठीक है। जैसे तुम कितना भी क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो उसमें आप क्या पढ़ते हो? किंगडम, फाइलम, फैमिली, ऑर्डर, है ना, ऐसे पढ़ते हो ना। तो ये जो सिर्फ जीनस बोलूँ अगर मैं, या सिर्फ स्पीसीज़ बोलूँ, तो इस एक सिर्फ यूनिट को, जैसे जेनरा एक यूनिट हो गई, स्पीसीज़ एक यूनिट हो गई, इसको हम कहते हैं टेक्सा, ठीक है। जैसे जैसे टेक्सा बढ़ते जाते हैं, जैसे किंगडम में आई मैं, तो किंगडम में बहुत सारे जानवर होंगे और स्पीशीज़ में क्या होगा? बहुत कम जानवर होंगे। जैसे होमो सैपियंस सिर्फ इंसान है, पर अगर मैं बात करूँ मेमेलिया की, तो उसमें इंसान भी आता है, उसमें बैट भी आता है, उसमें रैबिट भी आता है, काऊ भी आती है, डियर भी आता है। तो जैसे जैसे किंगडम, जब किंगडम की बात आते हैं तो किंगडम के अंदर बहुत सारे जानवर आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि किसी एक सिटी की, मान लो ने बात कर दी कि मुंबई में बहुत सारे लोग हैं, तो मुंबई में बहुत सारे लोग आ जाएंगे। अब मैं बोल दूं कि चलो ठीक है, मुंबई के अंदर एक छोटा सा गांव है कोई, उसमें एक आदमी है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि उस गांव में और लोग कम हो जाएंगे। अब उस गांव के स्कूल में और कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो मुंबई हुआ ये किंगडम हुआ, उस एक किंगडम के अंदर क्या है? बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। जो फैमिली होती है वो हमेशा एसी से एंड करती है, ठीक है। और अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो उनकी जो फैमिली डिवीजन होता है, फैमिली इस आधार पे बांटी जाती है कि कितने पत्ते हैं इनके, मतलब पंखुड़ियाँ कितनी हैं फूल में, ठीक है, किस टाइप का जो फूल है वो है, जैसे कि सिर्फ ऐसा है या फिर ऐसा है, मतलब एक ऐसा होता है वेनेशन, याद है? तो वेनेशन के आधार पे आप डिवाइड करते हैं, प्लासेंटेशन के आधार पे डिवाइड करते हैं। ये हम बाद में पढ़ेंगे, टेक्सोनॉमी ऑफ टर्मिनोलॉजी ऑफ फ्लावर, उसमें याद रखना। सो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। तो थैंक यू, आई होप आपको पसंद आया होगा। लिव लाइफ लव लाइफ, टेक केयर, बाय बाय।